टॉपिक है फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। यहाँ फिगर में ए बी और सी डी दो स्लिट है जिनका विड्थ स्मॉल b है। दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है जो कि स्मॉल d है। अब एक प्लेन वेव हम इन डबल स्लिट पर इंसिडेंट कराते हैं। अब हर स्लिट ए बी और सी डी के बीच बहुत सारे इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स होंगे जो कि सेकेंडरी वेव फ्रंट के फॉर्म में होंगे और बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेंगे। छोटे 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 पॉइंट होंगे बहुत सारे जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेंगे। अब जो एमिटेड वेव्स होंगी जो पैरेलल होंगी इंसिडेंट के, वो इस लेंस L, कन्वेक्स लेंस L से कन्वर्ज होकर पॉइंट O पर मिलेगी और पॉइंट O हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। अब हमें पॉइंट O पर सेंट्रल मैक्सिमा क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि जो रे पैरेलल से आ रही है, जैसे कि A, B, C, D, ये इक्वल पाथ कवर करती है और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए हमें यहाँ O पर सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन जो रे कुछ एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, देखिए यहाँ से कुछ रे ऐसे थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये जो डिफ्रैक्टेड रे है ये पॉइंट P पर जाके मिलेगी। अब पॉइंट P पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी या मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ये तो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A से C पर हम इस तरह से परपेंडिकुलर ले लेंगे, नाम रख देते हैं N। अब ये हर तरफ थीटा एंगल बना रहा, तो ये थीटा, तो यहाँ भी थीटा होगा। तो ये ट्रायंगल ACN बना, जहाँ पर इन जो रेज है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये CN होगा पाथ डिफरेंस। इसको हम बाद में निकालेंगे। हमें जो रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा इस डबल स्लिट के कारण, वो दो तरह के पैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा। एक तो होगा इंटरफेरेंस, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेट हो रही है दो स्लिट्स के कारण। हमने पढ़ा है कि यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसीलिए जो रेज इंटरफेयर हो रही है उसके कारण हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और दूसरा पैटर्न हमें मिलेगा डिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण। हम लोग जानते हैं कि सिंगल स्लिट जो फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन था उसमें जो पॉइंट P पर हमें एम्पलीट्यूड मिलता है उस वेव्स के कारण, जो कि एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हुई है किसी एक स्लिट से, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है A sin अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 लेते हैं और वहीं पर हमने लिया था कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, पाई B sin थीटा बाय लैम्डा। यहाँ B क्या है, B है विड्थ ऑफ स्लिट, ये है इक्वेशन 2। अब यहाँ जो डबल स्लिट का केस है, ये तो एक स्लिट के लिए एम्पलीट्यूड था और दूसरा स्लिट का भी विड्थ सेम है, दूसरा स्लिट के लिए भी एम्पलीट्यूड सेम मिलेगा। लेकिन इन दोनों स्लिट के चलते हमें P पर एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, इधर अगर A वेक्टर है, इधर B वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा C वेक्टर। और C वेक्टर क्या हम लोग लिखते थे, C वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाता था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, जहाँ फाई क्या होता था, इसके बीच का एंगल फाई होता था। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो वेव जा रही है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है A sin अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, इधर जो जा रही है उसका भी A sin अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से, E निकालना है हमें, E वेक्टर। तो E वेक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है, E वेक्टर फॉर्म वाला यूज़ करेंगे। E स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस फाई। मान लेते हैं कि इनके बीच का क्या एंगल है, फेज डिफरेंस जो है यहाँ इनके इन दोनों बीच का वेव का जो फेज डिफरेंस है, दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। तो ये है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर कॉस फाई। तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस फाई होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। सो इट इज 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसको हम अलग से लिख लेंगे। डबल स्लिट के कारण हमें P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर साइन 2 नहीं, आप 4 लिख लीजिए डायरेक्ट, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब इंटेंसिटी क्या होगा P पर, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो I हो जाएगा ई स्क्वायर। तो ये हम लोग को इंटेंसिटी मिल जाएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए। फाई फेज डिफरेंस है, तो फाई फेज डिफरेंस है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या किए थे कि फिगर में शुरू में हमने क्या था कि जो स्लिट है, यहाँ से वेव जा रही है, यहाँ से वेव जा रही है, हमने यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि ये C है, तो हमने यहाँ परपेंडिकुलर खींचा था ANC, यहाँ थीटा था। तो ये जो CN था ये पाथ डिफरेंस है, तो हमें चाहिए फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस रिलेटेड है, तो पाथ डिफरेंस पहले खोज लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस किसी भी दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के लिए चाहिए। अब हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो b प्लस डी होगा, जहाँ पर b क्या है, b है स्लिट विड्थ और d है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। इसको समझने के लिए जो AB स्लिट है उसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है और जो CD स्लिट है उसको भी 3 पार्ट्स में बांटा है। तो AB का स्लिट विड्थ था वो b था, तो यहाँ हमने इसको 3 पार्ट्स में लिया है। तो इसके लिए b, इसके लिए 2b/3, पॉइंट G के लिए b/3, पॉइंट B के लिए 0। सिमिलरली इसको भी इस तरह से बांट लिया। अब हम चेक करेंगे कि इस स्लिट में और इस स्लिट में कौन कौन सा एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक करेंगे कि F और H एक दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है कि नहीं। तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कब होगा, जब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा b प्लस डी। तो FH को चेक करेंगे, तो FH को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, FB प्लस BC प्लस CH। तो अब FB क्या है, FB हो जाएगा 2b/3 और BC हम लोग को पता है, BC जो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है D, और CH क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा b/3। तो हम लोग को मिल जाएगा b प्लस डी। FH मिल गया b प्लस डी, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है b प्लस डी, इसका मतलब F और H कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो जब हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का ही फेज डिफरेंस निकालना है। तो इसीलिए हमने A और C दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिए हैं और उनके बीच एक परपेंडिकुलर खींचा है AN। तो अब हमें इनके बीच का पाथ डिफरेंस
CN निकालना है, फिर पाथ डिफरेंस से रिलेशन है फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस फ्रॉम ट्रायंगल ACN साइन थीटा हो जाएगा CN बाय AC, तो CN हो जाएगा AC साइन थीटा, और AC क्या है, पाथ डिफरेंस AC डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग स्लिट, तो वो तो B प्लस डी है साइन थीटा। तो CN हमें मिल गया, जो पाथ डिफरेंस है B प्लस डी साइन थीटा। अब कोरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस CN, और कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस हमने निकाला है B प्लस डी साइन थीटा। तो ये हमें मिल गया है फेज डिफरेंस फाई का वैल्यू। अब आप इस 2 को इधर लाके लिख सकते हैं 5/2, तो 2 इधर आ गया तो बीटा, और इसको मान लेंगे एक कांस्टेंट बीटा, मान लेंगे बीटा 5/2, तो इधर बच जाएगा पाई बाई लैम्डा B प्लस डी साइन थीटा। इसको देते हैं इक्वेशन 5, और ये जो हमारा फाई का वैल्यू आया है इसको दे देंगे इक्वेशन 4। तो बीटा का वैल्यू ये है, पाई का वैल्यू ये है। नाउ हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के डबल स्लिट के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। अब इक्वेशन 3 से हमें इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, इंटेंसिटी की वैल्यू होगी 4a² साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, लेकिन 5/2 को हमने थोड़ी देर पहले बीटा भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर बीटा लिखते हैं। अब हमें सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये मैक्सिमम चाहिए वैल्यू, तो मैक्सिमम चाहिए मतलब ये कॉस स्क्वायर बीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर बीटा अगर 1 चाहिए तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू होगी 0। अब बीटा कब 0 होगा, बीटा तभी 0 होगा, क्यों, बीटा क्या होता है, बीटा होता है पाई बाई लैम्डा B प्लस डी साइन थीटा। तो बीटा कब 0 होगा, जब थीटा 0 होगा। बीटा इज 0 व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 होने का मतलब ये है कि वो रेज सेंट्रल मैक्सिमा देती है, जो रेज किसी भी एंगल से डिफ्रैक्ट नहीं होती है, डायरेक्टली पैरेलल आती है और लेंस से कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे जाके मिलती है, तो इसीलिए थीटा 0 होगा। अब इस वाले पार्ट का साइन स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर भी हमें 1 होना चाहिए, तो अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा हमारा 1 आएगा। तो अल्फ़ा जब 0 होती है, हम जानते हैं कि साइन 0/0 1 आता है, तो हमें अल्फ़ा मिलेगी 0। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या क्या कंडीशन हमें मिली, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बीटा 0 होगी तभी जब थीटा 0 होगी, और इस वाले वैल्यू को 1 करने के लिए अल्फ़ा भी 0 होना चाहिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमें मिलेगी I = 4a²। दिस इज द वैल्यू फॉर इंटेंसिटी वैल्यू फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड करेंगे पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमें सिंगल स्लिट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिंगल स्लिट में पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए हमें इंटेंसिटी मिली थी a² साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, और इसको फिर हमने क्या किया था di/d अल्फ़ा किया था, फिर इसको इक्वेट किया था 0 से, और हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली थी अल्फ़ा = tan अल्फ़ा सिंगल स्लिट में। फिर हमने अल्फ़ा और tan अल्फ़ा का ग्राफ बनाया था, और फिर वो ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पर हमें पोजीशन मिली थी सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो डबल स्लिट भी उसी तरह की दो सिंगल स्लिट से मिलकर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें भी जो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन है वो ठीक जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में थी वही होगी। तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा होगी ±3π/2 ±5π/2 ±7π/2 और ±9π/2। आपको अगर याद हो तो हमने सिंगल स्लिट के लिए
इसके लिए क्या किया था कि अल्फ़ा के लिए ठीक ऐसा स्ट्रेट लाइन गया था, और ये tan अल्फ़ा के लिए हमने बहुत सारे ऐसे डॉटेड लाइन खींचे थे, और ये कुछ इस तरह से मीट कर रहा था। इस तरह से ग्राफ बना था। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स था जहाँ पर ये दोनों ग्राफ कट कर रहा था, तो वो हमें मिली थी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा सिंगल स्लिट के केस में। तो डबल स्लिट दो सिंगल स्लिट से मिलकर बना है, तो इसमें भी जो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है ये होगी, एंड सो ऑन। पोजीशन फॉर मिनिमा, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उससे हम ये देखते हैं कि मिनिमा पाने के लिए इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाला पार्ट या तो ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड है, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो पहले हम लोग एक एक करके कंसिडर करेंगे। पहले मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट 0 है, मतलब कि साइन अल्फ़ा का वैल्यू 0 है। अल्फ़ा नहीं 0 है, अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंट्रल मैक्सिमा का केस में लिया हुआ है कि अल्फ़ा 0 है। तो इस केस में अल्फ़ा 0 नहीं लेना है, लेकिन साइन अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। तो साइन अल्फ़ा किस किस वैल्यू में 0 होता है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल्स के वैल्यू में 0 होता है। तो साइन अल्फ़ा इज़ 0 व्हेन इट्स वैल्यू इज़ इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस n पाई। तो आप अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं प्लस माइनस n पाई। अब अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। अब अगर स्मॉल एंगल हो तो जो साइन थीटा है उसको थीटा कंसिडर करेंगे, तो ये थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, तो ये मिलेगा n लैम्डा बाई बी, n लैम्डा बाई बी। ये पोजीशन देगा मिनिमा के लिए। अब ये है कि ये तो हमने माना कि जब ये 0, तब ये पोजीशन दे रहा है पोजीशन ऑफ मिनिमा। लेकिन दूसरा ये भी आता है अलग से कि अगर ये वाला टर्म 0 हो तब पोजीशन ऑफ मिनिमा कौन सी वैल्यूज़ के लिए होगा। तो उसके लिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। कॉस स्क्वायर बीटा 0 होना चाहिए, मतलब कि कॉस बीटा 0 होना चाहिए। अब बीटा की किस किस वैल्यू के लिए कॉस 0 आएगा, तो बीटा जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पर n 0 1 2 3 ऐसा हो, तब क्या होगा कि कॉस 0 आएगा। जब बीटा को हम 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n 0 1 2 3 है, तब कॉस बीटा होगा 0। तब बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे पाई बाई लैम्डा बी प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल कर देंगे। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा हम लोग को मिलेगा 2n प्लस 1 बाई बी प्लस डी लैम्डा बाई 2। तो ये होगी मिनिमा की कंडीशन जब आप इंटेंसिटी में इस वाले टर्म को आप 0 मानते हैं। इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें ये कॉस स्क्वायर बीटा वाला जो टर्म है, इसके कारण हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा ये इक्वली स्पेस ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देगा। तो इसके लिए भी कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की, तो उसको हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो इस टर्म के लिए हमें कॉस स्क्वायर बीटा के लिए मिल रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा 1 होना चाहिए। और बीटा कब 1 होगा, मतलब बीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस बीटा 1 होगा। तो बीटा का जब वैल्यू प्लस माइनस n पाई, मतलब इंटीग्रल ऑफ पाई के फॉर्म में हो तब। तो बीटा क्या होता है, पाई बाई लैम्डा बी प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। पाई पाई कैंसिल कर देंगे,
और जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर n के लिए ले रहे हैं, n स्लिट्स के लिए, तो हम लिख सकते हैं b प्लस डी, या फिर डायरेक्ट थीटा का ही लिखते हैं, थीटा n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n, लैम्डा इधर जाएगा लैम्डा बाई b प्लस डी। साइन थीटा को तो थीटा n कंसिडर किए हैं, तो ये जो है हमें देगा ब्राइट फ्रिंज। तो थीटा 1 थीटा 2 हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। थीटा 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई बी प्लस डी। थीटा 2 क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई बी प्लस डी, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या होगा, लैम्डा बाई बी प्लस डी। ये जो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, ये है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। नाउ कंडीशन अब हमें निकालनी है डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो बीटा की किस किस वैल्यू के लिए कॉस बीटा 0 होगा, तो बीटा जब प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में रहे, तो इस तरह के लिए जो कॉस बीटा है वो 0 होता है। अब बीटा क्या है, पाई बाई लैम्डा बी प्लस डी साइन थीटा n इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 प्लस माइनस ले लीजिए पाई बाई 2, पाई पाई कैंसल। और जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा n को हम थीटा n कंसिडर कर सकते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा थीटा n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 b प्लस डी लैम्डा बाई 2। ये है कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो वैसे हम लोग निकालेंगे, थीटा 1 के लिए हो जाएगा 3, जब n की जगह 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई b प्लस डी इंटू 2। थीटा 2 के लिए हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 b प्लस डी। अब थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, जो कि एंगुलर सेपरेशन है, लैम्डा बी प्लस डी। तो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है ये है लैम्डा बी प्लस डी। तो ये सिमिलर है दो ब्राइट फ्रिंज के एंगुलर सेपरेशन के लिए। अब जो हमें फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन डबल स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, वो दो चीज़ से मिलके बना है, एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न और एक इंटरफेरेंस पैटर्न से मिलके बना है। मिनिमा की वैल्यूज़ देखी थी, वो क्या था, लैम्डा बाई ए फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए। यहीं पर इधर माइनस लैम्डा बाई ए माइनस 2 लैम्डा बाई ए, और यहाँ पर हमने देखी थी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, इसकी वैल्यू हमने देखी थी 3 लैम्डा बाई 2a। तो इस तरह से इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये बनता है। अब जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, जो हमने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए निकाली थी, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे क्या आया था, 3 लैम्डा बाई 2 बी प्लस डी, और इस साइड माइनस 3 लैम्डा बाई 2 बी प्लस डी, और दूसरे वाले के लिए 5 लैम्डा बाई 2 बी प्लस डी। और इन दोनों के बीच जो एंगुलर सेपरेशन आया था हमारा, वो था लैम्डा बाई बी प्लस डी। तो इस तरह से हमें दो पैटर्न्स मिलते हैं, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट और इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये देता है डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट। तो जो रिजल्टिंग पैटर्न होगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ जो सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट किए हैं वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और ये जो अंदर में आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन दिख रही होगी ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। तो आपको इस तरह की डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट देखने को मिलेगा।